सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आ गया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट। हम लोगों ने एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है। आप जाकर के हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस वायरस वाला जो टॉपिक है उसको भी डिटेल में देखा है। और आज हम एक बार में वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 100 क्वेश्चंस की का प्रैक्टिस सेट में आपके लिए कल लेके आने वाला हूं और आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को एक क्लासिफिकेशन से जिसको हम कहते हैं एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था बच्चों, उस समय एरिस्टोटल ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने पहला एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सवाल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया इन्होंने? ही क्लासिफाइड प्लांट्स को उन्होंने देखा। भाई देखो, उनको बहुत सिंपल जो चीज दिख रही थी उन्होंने बहुत इजीली उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो उनको एक प्लांट जो बहुत सारे दिख रहे थे, उन्होंने उनको मॉर्फोलॉजिकली, मतलब जो बाहर से कैसा दिख रहा था, पत्ते, स्टेम, रूट, उस हिसाब से, है ना, बाहर से देख करके उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। क्योंकि उस समय इतना सेल के बारे में उनको पता नहीं था, उस कैरेक्टर पे वो गए भी नहीं। सो ही क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर जो होते हैं, जो बाहर से दिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज कहा, उन्होंने एक श्रब में डिवाइड किया और एक हर्ब में डिवाइड किया। तीन कैटेगरी में पूरा एक प्लांट जितने उनको दिखते हैं उनको उन्होंने इन तीनों में डिवाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया था। इसके बाद उन्होंने पकड़ा एनिमल्स को। किसको? एनिमल्स को पकड़ा और एनिमल्स को भी उन्होंने क्लासिफाई किया। एक तो ग्रुप उन्होंने ऐसा बना लिया कि भाई देखो, जिनके पास रेड ब्लड है, ठीक है, वो एक तरफ आ जाओ, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो एक तरफ आ जाओ। तो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने एनिमल्स के लिए दिया। ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, रेड ब्लड एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। ओके, सो हिज क्लासिफिकेशन वॉज सिंपल। देखो कितना इजी से क्लासिफिकेशन है। आराम से ट्रीज को भी ट्रीज, हर्ब, श्रब्स में डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था बहुत सिंपल है, बेस्ड मेनली ऑन विजिबल एक्सटर्नल फीचर, जो बाहर से में दिख रहा है तो एरिस्टोटल ने कर दिया। लेकिन हाँ, सबसे पहला इनका ये क्लासिफिकेशन था और कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चल रहे थे वो, इसलिए हम एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। तो आपके लिए यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि भैया किसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया? तो हम लोग बोलेंगे एरिस्टोटल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट को कैसे डिवाइड किया? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। एनिमल को कैसे डिवाइड किया? एनिमल विद रेड ब्लड, एनिमल विदाउट रेड ब्लड। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लिनेनियस, कैरोलस लिनेनियस। इन्होंने भी आकर क्या किया? एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? टू किंगडम। एरिस्टोटल ने ऐसे कोई किंगडम वर्ड नहीं यूज किया था, लेकिन लिनेनियस ने पहली बार किंगडम वर्ड यूज किया और उन्होंने बताया कि भैया देखो, मैं इस पूरे दुनिया के क्रिएचर्स को दो किंगडम में डिवाइड कर रहा हूं, जिसको मैं नाम देता हूं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो कैरोलस लिनेनियस डेवलप्ड द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑफ कोर्स इन्होंने एक ग्रुप बनाया प्लांटी और एक ग्रुप बनाया एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट में क्या थे? सारे प्लांट्स इंक्लूड थे और एनिमल में सारे एनिमल्स इंक्लूड थे। वेरी सिंपल। लेकिन लिनेनियस ने, याद करिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है और साथ में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है। तो क्या लिनेनियस के दो किंगडम क्लासिफिकेशन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी हमें सेपरेट करना था। जैसे कि
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स को हमें अलग अलग करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे से स्टडी करनी है। तो हमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करना है अगर अच्छे से स्टडी करना है। तो हमें फोटोसिंथेटिक, है ना, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग करना है अगर अच्छे से स्टडी करनी है। तो इनका जो सिस्टम था, द सिंपल वाज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड वाइडली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आप ये भी समझिए बहुत दिनों तक लिनेनियस का ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन चलता रहा, एक्सेप्टेड था। हाउएवर मेनी ऑर्गेनिजम्स could not be placed correctly either plant और एनिमलिया, कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स थे जिनके कुछ फीचर्स प्लांट जैसे दिखते थे, कुछ फीचर्स एनिमल जैसे दिखते थे। अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे एक यूग्लिनॉइड है प्रोटिस्टा में, यूग्लिनॉइड भी दिन में वो फोटोसिंथेटिक होता है और रात होते ही, सूरज के जाते ही वो हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है। कहां प्लेस करोगे आप उसको? इसलिए जरूरी है कि हम करेक्टली इन मेजर्स पे काम करें, अच्छे से इन मेजर्स पे काम करें ताकि हम क्रिएचर्स को बहुत प्रॉपरली क्लासिफाई कर पाए। खैर अभी तो ये शुरुआत थी, ठीक है, चीजें धीरे धीरे तो होंगी। देयरफॉर टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज कंसीडर्ड इनएडिक्वेट, ठीक है, तो इसको पूरी तरह से सही नहीं माना गया, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे हम लोग रुक जाते तो भैया आगे की चीजें कैसे डेवलप होती। इसलिए अब आगे के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि भी नहीं भैया, हम आगे भी काम करेंगे, एंड दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रेस्ट इज हिस्ट्री। आगे अब आप देखेंगे कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है, 4 किंगडम भी आया, और फाइनली अभी जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए वैसे तो एनसीईआरटी में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग बच्चों इसको थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स थोड़े अच्छे से क्लियर हो सके। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल इन 1866 में, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए लिनेनियस साहब जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए तो उन्होंने प्लांट किंगडम बनाया और एनिमल किंगडम बनाया। जब अर्नस्ट हैकेल आते हैं तो उन्होंने कहा नहीं भैया देखो, मैं एक और किंगडम बनाऊंगा और उसका नाम मैं दे रहा हूं प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा नाम दे रहा हूं। तो अब हमारे पास टोटल 3 किंगडम हो जाएंगे, प्लांटिया, एनिमलिया और प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या काम किया इन्होंने, प्रोटिस्टा क्यों बनाया? प्रोटिस्टा बनाने के बाद इन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया जितने थे, बैक्टीरिया को भी अलग कर दिया, एल्गी को अलग कर दिया, प्रोटोजोआ को अलग कर दिया। उन्होंने इनके लिए एक सेपरेट किंगडम क्रिएट कर दिया, ठीक है। फायदे क्या हुए इससे कि फाइनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट और एनिमल से सेपरेट हो गया, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल से सेपरेट हो गया। लेकिन अभी भी पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ था। ये जो इनका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी भी आप देख सकते हैं बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक है वो अभी भी प्रोटिस्टा में है जो कि यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये काम अभी भी नहीं हो पाया था। इसके अलावा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ऑफ कोर्स जब प्रोकैरियोट्स से अलग नहीं हुए तो यूनिसेलुलर की बात ही नहीं होती यहां पे। तो अभी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एक ही ग्रुप में थे, ठीक है। इनको भी आगे चल के हमें अलग करना था। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्नस्ट हैकेल ने हमको दिया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। खैर आपसे हो सकता है नीट में ना पूछा जाए, लेकिन आप फिर भी इसको याद रखिएगा। चलिए जल्दी से एक बार 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं बच्चों। एच.एफ. कोपलैंड आते हैं और वो कहते हैं भैया देखो अब मैं एक और किंगडम देने वाला हूं, और इन्होंने फाइनली एक किंगडम दिया जिसको हम बोलते हैं मोनेरा, ठीक है। क्या? मोनेरा। आप सीरीज समझ रहे होंगे। सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया प्लांट और एनिमलिया, फिर नेक्स्ट आते हैं अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने दिया प्रोटिस्टा, और अब आते हैं एच.एफ. कोपलैंड, वो देते हैं मोनेरा। और मोनेरा के साथ ही उन्होंने क्या किया, यहां पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट कर दिया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन अब हमारे पास कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और
एनिमेलिया। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के पटक दिया गया कहां पे, मोनेरा में। इसका एडवांटेज क्या है, क्लियरली सेपरेटेड प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स, प्लेस्ड बैक्टीरिया इन मोनेरा, प्लेस्ड बैक्टीरिया इन मोनेरा। ठीक है, तो क्या बचा है अभी भी देखिए बच्चों, फंजाई जो फंजाई है वर स्टिल इंक्लूडेड विद द प्लांट although they are non photosynthetic and differ greatly from plants। अभी भी फंजाई अभी भी प्लांट किंगडम में बैठा हुआ था, तो इसके लिए अब क्या करें। ठीक है, एचएफ कोपलैंड ने एक नया किंगडम तो बना दिया, लेकिन अभी भी एक कमी थी इस क्लासिफिकेशन में, और इस क्लासिफिकेशन को पूरा करने के लिए फाइनली आते हैं आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और एक नया किंगडम ऐड किया जिसको आज हम पढ़ते हैं एज अ फंजाई पढ़ते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास हो चुका है 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो अब आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम जोड़ा। सबसे पहले लिनेनियस आते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम दिया, उसके बाद अर्न्स्ट हैकेल आते हैं, प्रोटिस्टा दिया, उसके बाद कोपलैंड आते हैं, उन्होंने मोनेरा दिया, और फाइनली आर.एच. व्हिटेकर आते हैं और उन्होंने फंजाई किंगडम को क्रिएट करके पूरी तरह से जो क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक जो बैठा था प्लांट किंगडम में, उसको वहां से निकाल लिया। आर.एच. व्हिटेकर ने किन क्लासिफिकेशंस को यूज किया था, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो क्राइटेरिया आर.एच. व्हिटेकर ने यूज किया था, ये बच्चों बहुत पूछा जाता है। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को बेसिस माना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिस माना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिस माना, रिप्रोडक्शन को माना, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशन, कहां से एवोल्यूशन हुआ है उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इन 5 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. These 5 were the criteria for classification by R.H. व्हिटेकर। ठीक है, तो फाइनली क्या हो चुका है, separated fungi from plant kingdom, provided a more natural and scientific classification of living organism, and this is the classification which is widely accepted and used as the basis for modern biological classification। आज हम इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और बच्चों अब हमें इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको इन 5 किंगडम को बहुत डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। सो इस चैप्टर में हम मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल्स के लिए देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, ठीक है, इन दिस बुक। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हम सेपरेटली प्लांट और एनिमल किंगडम को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक का जो क्लासिफिकेशन का जो पूरा डेवलपमेंट है, हिस्ट्री है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो एनसीईआरटी में इस तरह से एक चार्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, प्रॉपर इन 5 किंगडम के बारे में शॉर्ट में डिटेल्स दिए हुए हैं। ये मोनेरा, ठीक है, ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 किंगडम्स के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको, मोनेरा को। मोनेरा स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे चल के सारी अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में बच्चों एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें केवल और केवल आपको कौन मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेंगे। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर मतलब अकेला मेंबर है, सोल मेंबर, ठीक है, ऑफ किंगडम मोनेरा। सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चों, यूनिसेलर होते हैं। कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो मल्टी सेलर होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि मोनेरा में केवल बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। और एक और फीचर आप ऐड कर लीजिए कि सारे के सारे मोनेरा कैसे होते हैं बच्चों,
प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक केवल एक ही किंगडम के पास होता है विच इज मोनेरा, विच इज मोनेरा। ओके, तो ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। क्लियर है? बात करते हैं अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बच्चों। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया आपको ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे, मतलब खुद से खाना बनाते हुए मिल जाएंगे, और हेटरोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक में बच्चों, ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप के होते हैं। अभी तक आपने केवल यही पढ़ा होगा कि जो पेड़ होते हैं वो खाना बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, वही फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफिक बच्चों वो भी होते हैं जो सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो केमिकल को यूज करके खाना बनाते हैं, वो भी ऑटोट्रॉफिक में भी आते हैं। आपने 10th क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा, अगर ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अगर आपको 10th क्लास याद हो तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल में, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ऑफ कोर्स देयर आर सम बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ केमिकल यूज। यहां पे क्या सोर्स एनर्जी का है? केमिकल। ठीक है, चलिए आगे इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के कुछ शेप्स की बच्चों। ठीक है, देखिए मेजरली आपको 4 शेप के दिखेंगे बैक्टीरिया। सबसे पहले जो शेप आपको दिख सकता है बच्चों वो है स्फेरिकल शेप। कैसा? स्फेरिकल शेप। ठीक है, अगर बैक्टीरिया आपको स्फेरिकल शेप का दिखेगा बच्चों तो आपको उनको किस नाम से बुलाना है? कोकाई। किस नाम से? कोकाई, कोकस, कोकाई, इस तरह से आप बुलाएंगे उनको। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखते हैं तो उनका नाम हो जाएगा बेसिली, बेसिलस बोल सकते हैं या बेसिली। अगर स्पाइरल शेप के हैं तो आप उनका क्या नाम दोगे? स्पाइरिला। क्या? स्पाइरिला। और अगर कॉमा शेप के हैं बच्चों बैक्टीरिया तो इनको हम क्या बोलेंगे? विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसमें वर्ड क्या आ रहा है? कोकस। कोकस मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है, उसका शेप क्या होगा? उसका शेप होगा स्फेरिकल। तो कई बार नाम से हम पता करते हैं कि उस बैक्टीरिया का शेप क्या होने वाला है। आगे चल के आप कई सारे बैक्टीरिया के नाम पढ़ोगे और आई होप कि आप उन नामों से उनके शेप को आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। सो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं मोनेरा का क्लासिफिकेशन। मोनेरा का क्लासिफिकेशन अगर देखें बच्चों हम लोग तो ये दो टाइप्स के हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। ठीक है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों ये थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, पुराने जमाने के होते हैं, एंशियंट होते हैं। ठीक है, और यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जो करंट टाइम पे हम जो पढ़ते हैं मेनली बैक्टीरिया को, वो होते हैं यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया के सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जैसे कि हमने अभी बात की कि एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एंशियंट बैक्टीरिया। जब धरती की शुरुआत हुई थी, है ना, तब कंडीशन कैसे थे? बहुत हार्श कंडीशन थे, रहने लायक नहीं थे। तो उस समय सबसे पहले जो बैक्टीरिया डेवलप हुए बच्चों वो कौन से होंगे? आर्की बैक्टीरिया होंगे। ऑफ कोर्स कैसे हैं? इनके पास जो सेल था वो कैसा था? प्रिमिटिव था। ठीक है, सबसे खास बात आर्की बैक्टीरिया की ये है कि दे लिव अंडर हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन। हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर में। पहले जब अर्थ बहुत गर्म हुआ करती थी ना, हाई टेम्परेचर में, लो पीएच में, एसिडिक मीडियम में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, तो ऐसी जगह जहां पे बैक्टीरिया जल्दी सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसी जगह पे ये कुछ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करते थे, और इसलिए इनको हम प्रिमिटिव कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा था? प्रिमिटिव था। तो इनके स्पेशल फीचर को आप याद रखिएगा, लिव अंडर हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन।
अब देखिए बच्चों, लोकेशन के हिसाब से आर्कीबैक्टीरिया को कुछ और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहां पे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। अब हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। मिथेनोजेंस कौन होते हैं बच्चों? मिथेनोजेंस जो होते हैं, दे लिव अंडर एन एरोबिक कंडीशन। कहां पे रहते हैं? जहां पे एन एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाएंगे। ये क्या होता है बच्चों? देखिए, जो काऊ और बफेलो होते हैं उनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं और एक चैम्बर का नाम होता है रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन होता है, और उसी में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे काऊ और बफेलो। सबसे खास बात इनकी यह है कि दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। आजकल बच्चों जो पीएनजी गैस आती है हमारे घरों में, जो पाइपलाइन से गैस आती है पीएनजी, उसमें बच्चों आजकल मीथेन गैस ही होता है। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, सबसे खास बात है इनकी। और इसीलिए बच्चों मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको कॉमर्शियली यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस इनसाइड गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में इनको यूज किया जाता है, गोबर गैस प्लांट में इनको यूज करते हैं। ठीक है, किसको? मिथेनोजेंस को, गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये तो बात हो गई मिथेनोजेंस की। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कौन होते हैं बच्चों? जो एक्सट्रीमली सलाइन है ना, सॉल्टी एरिया में रहते हैं, सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं। और दूसरे थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और एसिडो मतलब लो पीएच। ठीक है, लो पीएच। तो थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरिया। चलिए वापस आते हैं इसी चार्ट पे। तो फाइनली हमने अपना आर्कीबैक्टीरिया फिनिश कर लिया है। ठीक है, और अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है? यू बैक्टीरिया पढ़ना है। यू बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया यहां पे, इनको क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये एडवांस्ड होते हैं एज कंपेयर टू आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, इनके पास बच्चों जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता है, लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। आप जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों आगे चल के 11th क्लास में, तो आपको ये देखने को मिलेगा, जब आप वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। तो आप ज्यादा अच्छा है कि आप यहीं पे इस चीज को याद कर लो। ठीक है, बैक्टीरिया के पास बच्चों फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है, अगर वो मोटाइल है तो। मोटाइल मतलब कि अगर वो मूव कर सकते हैं तो उनके पास फ्लैजिला जरूर प्रेजेंट होगा। सो फाइनली यू बैक्टीरिया को भी हम लोग बच्चों क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग टू द एनसीईआरटी चल रहे हैं बच्चों, तो आप लोग को ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी ताकि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर सको। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में जो ऑटोट्रॉफिक है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अगर आप सनलाइट को यूज करते हैं तो आप फोटोसिंथेटिक हैं, अगर आप केमिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं तो आप कीमोसिंथेटिक हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को अलग से पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके अंदर मेजरली जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अब हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, जो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। ठीक है, वैसे इस डायग्राम को लेकर के मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है। हमारी नीट इंपॉर्टेंट डायग्राम की सीरीज भी चल रही है बच्चों, आप जाकर के चैनल पे जरूर चेक करिएगा। आपको इस डायग्राम को सेपरेटली मैंने अलग से स्टडी किया है, तो आप जरूर जाके उसको चेक करना एक बार। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे
कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। सबसे पहले तो आप ये हाईलाइट कर लो कि ब्लूम कहां पे बनाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। ये एक बार नीट में भी आया था, ठीक है। अब ब्लूम क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ पानी जो एकदम हरा हरा गंदा सा रहता है ना, तो वो एक्चुअली किसकी वजह से होता है बच्चों, इनकी वजह से होता है। ये क्या करते हैं, जो गंदा पानी होता है उसमें जाकर के बहुत अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और एक पूरा ब्लूम बना लेते हैं, ठीक है, हरा हरा दिखने लगता है पूरा पानी वो। दे फॉर्म कॉलोनीज, ठीक है। और ये जो कॉलोनीज देखो आपको जो दिख रहा है, ये देखिए ये एक सेल है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, तो इस तरह से इन्होंने एक कॉलोनी बना ली है, ठीक है, फिलामेंट तैयार कर लिया है अपना। और ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के चारों तरफ आप एक चीज देख रहे होंगे, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि इनको चिपका के रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिलेटिनस शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिलेटिनस शीथ बोलो या म्यूसिलेजिनस शीथ बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो इनको चिपका के रखने में, इस कॉलोनी को, इस फिलामेंट को जोड़ के रखने में काम आता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि इनके पास ये वैसे जो डायग्राम यहां दे रखा है, ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक का है। किसका है, नॉस्टॉक, विच इज एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक और एनाबेना, एक और एग्जांपल आप यहां याद रख लीजिए, नॉस्टॉक और एनाबेना, ठीक है। इनके पास बच्चों एक और सेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, दिस सेल, ये एक सेल, ठीक है, ये सेल जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं बच्चों। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। आप यहां पे जो बाकी सेल्स देख रहे होंगे, ये सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, लेकिन ये जो हेट्रोसिस्ट है बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये केवल काम आते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, ठीक है। तो सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों कि हेट्रोसिस्ट किस काम आता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। लास्ट में देखिए एग्जांपल भी लिखा है जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, नॉस्टॉक एनाबेना, नॉस्टॉक एनाबेना। तो सबके पास नहीं होता ये हेट्रोसिस्ट, जिनके पास होता है उनका एग्जांपल आपके सामने है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई बैक्टीरिया है ना, हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इनके बॉडी के बाहर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है बच्चों, उसको ये अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और उस एनर्जी को ही ये लोग एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एटीपी से ही क्या बना लेते हैं बच्चों, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो कीमोटोट्रॉफिक होते हैं बच्चों, ये जो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उन सबको रिसाइकिल करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ट बना के भी लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, यहां से एनर्जी आएगी, एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को क्या बना लेंगे, एटीपी में यूज कर लेंगे, और फाइनली इससे अपना फूड तैयार कर लेते हैं बच्चों। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक का अगर एग्जांपल देखोगे आप, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो फाइनली हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी बच्चों कवर कर लिया है, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया को पढ़ने के बाद अब हम आ रहे हैं कहां पे, हेट्रोट्रॉफिक के पास। किसके पास, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को अब हम पढ़ेंगे बच्चों, और इसको भी हम सैप्रोफिटिक हो सकते हैं और कुछ इसमें से पैथोजेनिक हो सकते हैं। तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सो हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया
कौन कौन से होते हैं? आपने जो लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा, जो कि हमको कर्ड बना के देता है मिल्क से। जो एंटीबायोटिक्स में काम आते हैं बच्चों, वो भी कैसे होते हैं? हेटरोट्रोफिक होते हैं। और ज्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम प्लांट से, कहां से? लेग्यूम प्लांट से बच्चों, वो भी क्या होते हैं? हेटरोट्रोफिक होते हैं। इसके अलावा ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया पैथोजेनिक। तो जो डिजीज है कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, दे ऑल कॉज बाय द बैक्टीरिया। और इन सबके जो बैक्टीरिया के नाम है वो भी यहाँ पे लिखे। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना वाइब्रियो, मतलब कि कौन सा शेप होगा? कॉमा शेप। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। तो सल्मोनेला टाइफी ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा डिजीज वाले चैप्टर में। टेटनस, कोलेस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है, और सिट्रस कैंकर ये प्लांट में डिजीज कॉज करता है। ये कहां पे होता है? प्लांट में। ये डिजीज कहां पे होती है? प्लांट में होती है। तो यहां तक हमने बच्चों कवर कर लिया है अपने बैक्टीरिया को। अब बारी है रिप्रोडक्शन की। सो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन बच्चों 3 टाइप से करते हैं। पहला जो इनका तरीका है, मेनली जो सबसे मेन तरीका है, वो है इनके पास फिजन का। क्या? इनके पास जो मेन तरीका है वो है फिजन। फिजन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 से 1 डिवाइड हो जाता है 2 में, ठीक है, 1 से 2, फिर ये भी 2 में, ये भी 2 में, इस तरह से बाइनरी फिजन ही करके ये बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ज्यादातर बैक्टीरिया फिजन ही करते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में है जहां पे वो फिजन नहीं कर सकते, मतलब कि उनके पास आ गई क्या? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, तो उस टाइम पे बच्चों ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। और केवल बैक्टीरिया ही नहीं बच्चों, आगे आप प्रोटिस्टा में भी पढ़ोगे कि कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ज्यादातर स्पोर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है स्पोर का। पहला तरीका हो गया हमारा बाय फिजन, दूसरा तरीका हो गया बाय स्पोर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तीसरा एक और तरीका है बच्चों, कई बार बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। इसको हम एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि हम जब ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेनली हम भी क्या करते हैं? हम भी तो अपना डीएनए ही तो भेज रहे होते हैं स्पर्म के थ्रू। तो यहां पे सीधे डीएनए जा रहा है बच्चों, तो इसलिए इसको एक तरह का हम प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। क्या? प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या लिखा है? शॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एन अदर। ठीक है, सो दीज 3, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जा सकता है। दीज आर द 3 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया: फिजन, स्पोर फॉर्मेशन एंड डीएनए ट्रांसफर। अब लास्ट जो टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बचा है बच्चों, वो है माइकोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स। माइकोप्लाज्म को कॉमनली हम लोग अक्सर पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, माइकोप्लाज्म। दूसरी खास बात यह है कि ये इनके पास सेल वॉल नहीं होता। इनके पास सेल वॉल नहीं होता, दे लैक सेल वॉल। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि नेम द बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल, तो क्या आंसर होगा? माइकोप्लाज्म। ये बच्चों बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। एक और खास बात है इनकी, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इनको इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? डिस्कवर्ड इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल, जो काउ बफेलोज होते हैं। ठीक है, उनके लंग्स में फ्लूइड था, वहां पे ये पाए गए थे। और वो जो और कैटल थे वो सफर कर रहे थे प्लूरोनिमोनिया से, इसीलिए इनको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों क्या? प्रोकैरियोट, मतलब कि मोनेरा।
किंगडम मोनेरा यहां पे हमारा होता है फिनिश। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों किस पे, प्रोटिस्टा की तरफ। चलिए आइए प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रोटिस्टा की कुछ खास बात को, उसका जो जनरल फीचर है प्रोटिस्टा का, उसको देखते हैं बच्चों सबसे पहले। तो ऑफ कोर्स ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन यूनिसेलुलर कौन मल्टीसेलुलर है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, जो मोनेरा होते हैं बच्चों, ठीक है, जो मोनेरा है, ठीक है, वो कैसे हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद जो प्रोटिस्टा है, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं, प्रोटिस्टा, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कौन, फंजाई। ठीक है, फंजाई कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद आता है कौन, प्लांट और एनिमल किंगडम। प्लांट और एनिमल किंगडम की बात करें तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और एनिमल भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि आपको डाउट ना हो। तो प्रोटिस्टा एक इकलौता ऐसा किंगडम है, इकलौता ऐसा किंगडम है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है बच्चों। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया है। इसके बाद अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो बच्चों ये आपको कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर ही मिलेंगे, प्राइमरली एक्वेटिक मिलेंगे, या तो फ्रेश वाटर या तो मैराइन वाटर। मैराइन वाटर का मतलब है खारा पानी, समुद्र का पानी जो पीने लायक नहीं होता। ठीक है, फ्रेश वाटर में पॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, कुएं का पानी आ जाएगा, इस तरह से। अब अगला है इनके पास फ्लैजेला या सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, आप क्योंकि पानी में रहते हैं तो मूव करेंगे ही, तो इनके पास फ्लैजेला हो सकता है या सीलिया हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ये पानी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे भी आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन की मदद से। एनसीईआरटी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लिखती है इनके बारे में, वो ये लिखती है कि प्रोटिस्टा के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से कभी कभी ये प्लांट की तरह दिखते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से कभी कभी फंजाई की तरह दिखने लगते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कभी कभी एनिमल्स की तरह दिखने लगते हैं। तो इसीलिए इन तीनों का लिंक किसके साथ बनता है, प्रोटिस्टा के साथ। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक्स विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब ये फीचर्स कैसे हैं, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद द अदर प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको इन 5 ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ना है। प्रोटिस्टा के अंदर बच्चों 5 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 क्राइसोफाइट्स, नंबर 2 डाइनोफ्लेजलेट्स, नंबर 3 यूग्लेनॉइड्स, नंबर 4 स्लाइमोड्स एंड नंबर 5 प्रोटोजोन्स। ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद हो जाए, इसके लिए मैं आपको पहले से कुछ चीजें बता देता हूं। आपको कुछ बातों को बच्चों ध्यान रखना है। जैसे आप इनके हैबिटेट को पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, हैबिटेट। दूसरा, इनका न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसके बाद सेल वॉल, और 5वां आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल। इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको याद करने में ये 5 ग्रुप दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कुछ ऐसे ही, ताकि आपको इन 5 पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हुआ चलूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्राइसोफाइट से। क्राइसोफाइट्स की बात करें बच्चों अगर,
तो इसमें एनसीईआरटी हमको दो एग्जांपल्स बताती है, एक है डाई एटम, ठीक है, एक है डाई एटम्स और एक है गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स भी कहते हैं। ये दो एग्जांपल्स आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। इस चैप्टर में हम लोग डाई एटम्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, गोल्डन एल्गी के बारे में ज्यादा यहां पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका एग्जाम्पल, क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया बच्चों, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अब इनके हैबिटेट की बात करते हैं बच्चों, किसकी, हैबिटेट की। तो ये आपको फ्रेश वाटर भी मिल जाएंगे और मैराइन वाटर भी मिल जाएंगे, दोनों जगह मिल जाते हैं ये, ठीक है, दोनों जगह मिल जाएंगे। इसके बाद इनके पास बच्चों फ्लैजेला एब्सेंट होता है, फ्लैजेला इज एब्सेंट, और इसीलिए ये पानी के साथ मूव करते हैं, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, जिस डायरेक्शन में पानी मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। तो इनडायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या डायटम्स प्लैंक्टॉन है, यस, डायटम्स आर प्लैंक्टॉन, ठीक है। तो जैसे पानी का मूव इस तरफ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर अपने हिसाब से मूव करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवली मूवमेंट, लेकिन ये पानी के साथ मूव करने से क्या हम बोल रहे हैं, पैसिवली मूवमेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पैसिवली, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैजेला के बारे में। अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की, इनके न्यूट्रिशन की। तो ऑफ कोर्स ये कैसे होते हैं बच्चों, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, खुद से खाना बनाते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखते हैं जो कि प्लांट जैसे दिखते हैं, तो आप देखिए दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक हैं बच्चों ये, तो जो डाई आइटम्स होते हैं बच्चों वो इतना ज्यादा खाना बनाते हैं अपने अंदर कि पूरे ओशियन इकोसिस्टम में बच्चों ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे ज्यादा खाना बनाने वाले होते हैं ये, ठीक है। तो डाई आइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, अच्छे से इसको समझ लीजिए, फिर 2 बार एनसीईआरटी जरूर रीड करिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। डाई आइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। अब सबसे जो खास बात इस क्राइसोफाइट्स की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। डाई आइटम्स के पास बच्चों जो सेल वॉल है, अब देखिए सेल वॉल की बात आ गई ना, डाई आइटम्स के पास जो सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये सोप बॉक्स की तरह होते हैं, इस तरह से सोप बॉक्स की तरह होते हैं ऐसे, ठीक है, फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, एज इन सोप बॉक्स, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, किसके बने होते हैं इनके वॉल, सिलिका के बने होते हैं, किसके, सिलिका के बने होते हैं। एंड थस वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, और इनको तोड़ना, इनके वॉल को तोड़ना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो सेल वॉल का इनका जो फीचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे सेल वॉल को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पे चीजों को, इनके पास जो सेल वॉल है वो ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होते हैं और सिलिका के बने होते हैं, और इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, ब्रेक नहीं होते जल्दी, ठीक है, ब्रेक नहीं होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। ये चीफ प्रोड्यूसर वाला पॉइंट बहुत अच्छे से पकड़िएगा, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सिलिका का बना होता है, ये भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इंडेस्ट्रक्टिबल है इसकी वजह से, ये भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, अब एक वर्ड आपको और यहां पढ़ना है, डाई एटोमियस अर्थ के बारे में। क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। डाई एटम्स जो होते हैं बच्चों, अब उनका जो सेल वॉल होता है, डाई एटम्स जब मर जाते हैं उसके बाद भी इनका सेल वॉल का जो डिपॉजिट है वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, समुद्र के नीचे बॉटम में। और इसी एक्यूमुलेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटोमियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाई एटोमियस अर्थ बोलते हैं। अब साथ में बच्चों आपको एक चीज और चीज का ध्यान रखना है, आप यहाँ पे पाउडर फॉर्म में चीज देख रहे होंगे, ये जो डायटोमियस अर्थ है, ठीक है, डायटोमियस अर्थ जो होता है बच्चों, इसकी जो यहाँ पे सॉइल होती है, ठीक है, जो सॉइल होती है
ये थोड़ी सी इसका जो टेक्सचर होता है बच्चों वो थोड़ा रफ होता है। एनसीईआरटी में क्या वर्ड यूज किया है इसके लिए? ग्रीटी। क्या यूज किया है? ग्रीटी। ग्रीटी होता है, रफ, ठीक है। और इसीलिए इस सॉइल को यूज किया जाता है कई काम में, जैसे कि पॉलिशिंग में काम करते हैं, पॉलिशिंग में काम आता है, फिल्ट्रेशन में काम आता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन में काम आता है, जैसे किसके? ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। तो ये इनका इकोनॉमिकल यूज है, ठीक। तो आई होप कि आपको क्राइसोफाइट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव डाइनोफ्लैजेलेट्स। अगला जो ग्रुप हमको पढ़ना है वो क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट्स है। सो देखिए, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं बच्चों, ये इनका हैबिटेट कैसा है? मैराइन है। कैसा है? मैराइन। अब कंपेयर करके जरूर पढ़ते चलिएगा। क्राइसोफाइट्स मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों थे, ये केवल मैराइन है बच्चों। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनके सेल वॉल की। तो क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल था बच्चों वो ओवरलैपिंग शेल की तरह था और सिलिका का बना था। यहां पे जो सेल वॉल है बच्चों वो सेल्यूलोज प्लेट्स के बने हुए हैं। किसके? सेल्यूलोज प्लेट्स के बने हैं। तो सेल वॉल की बात भी हो गई, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के पास फ्लैजेला एब्सेंट था। यहां पे बच्चों नाम से ही पता चल रहा है डाइनोफ्लैजेलेट्स, मतलब कि 2 फ्लैजेला होंगे इनके पास। देयर आर 2 फ्लैजेला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान, डायग्राम को ध्यान दीजिए। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये बच्चों सेल्यूलोज प्लेट है। तो 2 सेल्यूलोज प्लेट्स हैं, बीच में एक फरो जैसा आपको दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है। बीच में एक फरो जैसा दिख रहा होगा। तो इनके पास जो फ्लैजेला होता है बच्चों, देखिए ये एक एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो एक फ्लैजेला बच्चों ट्रांसवर्स से निकलता है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है निकलता हुआ, और एक निकलता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, ठीक है। तो 2 फ्लैजेला होते हैं, वन ट्रांसवर्सल एंड वन लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। 2 फ्लैजेला इस तरह से निकलते हैं। तो वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन 2 प्लेट्स। ये 2 प्लेट्स के बीच में से, ठीक है, ये बीच में से निकल रहा है, ठीक है। अब एक और खास बात, ये कई बार आपको येलो कलर में, ग्रीन कलर में, ब्राउन कलर में, ब्लू कलर में, रेड कलर में दिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। तो इनके पास कई अलग अलग तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार अलग अलग कलर में नजर आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है किसका? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है किसका? गोन्योलेक्स। ये एग्जाम्पल है क्या? गोन्योलेक्स। क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल क्या था? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डाइनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे गोन्योलेक्स। और गोन्योलेक्स की अगर बात करें बच्चों, तो कई बार क्या होता है कि इनके पास रेड पिगमेंट होता है, और ये ओशन में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे ओशन को रेड कर देते हैं ये। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रेड टाइड्स। क्या बोलते हैं? रेड टाइड बोलते हैं बच्चों। साथ में ही ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो इनका जो रेड अपीयरेंस है, जो पूरे समुद्र में जो लाल लाल फैल जाते हैं, ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे जो मछलियां होती हैं ओशन की, उनकी डेथ हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है मैराइन हैबिटेट के लिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने हैबिटेट पढ़ लिया बच्चों, हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ लिया, हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ लिया, हमने इनके पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, और एग्जांपल क्या है? गोन्योलेक्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अगला ग्रुप यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो मेजरली कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में।
फिर से रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर मैराइन दोनों में मिलेंगे, डाइनोफ्लेजलेट्स केवल मैराइन में, और यूग्लेनॉइड कहाँ मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर में। इनके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बच्चों यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेलिकल वर्ड। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। तो इनकी जो वॉल है यहाँ पे, ये पेलिकल होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। इनके पास भी बच्चों दो फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट और वन लॉन्ग होता है बच्चों। ये यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, वन फ्लैजला इज शॉर्ट एंड वन फ्लैजला इज लॉन्ग। वन फ्लैजला इज लॉन्ग। अब बात करें इनके न्यूट्रिशन की, तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब एक्चुअली में यहां लिखा था, जो मैंने डिलीट करने की कोशिश की थी। तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। देखिए बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सन ये बिहेव करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन रात के समय जैसे ही सनलाइट चली जाती है नाइट में, ये बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनके पास बच्चों जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, सिमिलर टू द हायर प्लांट। और एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको? एग्जाम्पल याद रखना है यूग्लेना। अब हम तीनों के एग्जाम्पल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स। डाइनोफ्लेजलेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? गॉर्न्युलेक्स। और यूग्लेनॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा? यूग्लेना। क्या होगा? यूग्लेना। नेक्स्ट है बच्चों स्लाइमोड्स। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? स्लाइमोड्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट ग्रुप, इसको बच्चों कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। फंजाई की तरह कुछ कुछ बिहेव करते हैं ये, लेकिन फंजाई नहीं होते, इसलिए इसको हम फॉल्स फंजाई कहते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इनका न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो इनका न्यूट्रिशन कैसा है? सेप्रोफिटिक है। कैसा है? सेप्रोफिटिक है। ठीक है, दो कंडीशन पढ़ेंगे इसमें हम लोग, एक कंडीशन सुटेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक गुच्छा जैसा बनाने लगते हैं लगातार, और अपने आप को इस तरह से फैलाने लगते हैं। ठीक है, ये कई सेवरल फीट तक फैलता रहता है, और ये जो चीज फैल रही है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो एग्रीगेशन है वो लगातार फैलता रहता है, विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम, एंड मे ग्रो सेवरल ओवर स्प्रेड सेवरल फीट तक। ठीक है, कई फीट तक ये फैल सकता है और आराम से ये ग्रो करते रहते हैं। ये तो बात हो गई सेवरल फीट की। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पीएच कम हो गया, इस तरह से अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों? इन प्लाज्मोडियम के ऊपर इस तरह से, जैसे ये प्लाज्मोडियम मान लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेशन है, इनके ऊपर इस तरह से कुछ फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और इन फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनता है? स्पोर बनता है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोनेरा में भी चीज समझाई थी कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। तो यहां पे भी वही होता है बच्चों, जो प्लाज्मोड, जो स्लाइमोड्स है, वो इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर बनाते हैं बच्चों। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है, सुटेबल कंडीशन वापस आ जाती है, जो स्पोर होते हैं वो वापस से एग्रीगेशन या प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्लाइमोड्स लगातार फैलते रहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें, एनसीईआरटी में से दिया नहीं है, फाइसेरम, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया बच्चों इसके बारे में। सो द लास्ट ग्रुप इन द प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स की बात करें बच्चों, तो ये प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। हमको इस प्रोटोजोन के अंदर भी कुछ ग्रुप्स को पढ़ना है, जैसे अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अमीबॉइड की। देखिए बच्चों,
अमीबॉइड जो होते हैं वो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मैराइन में मिल जाएंगे, यहां तक कि मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाते हैं। ठीक है, इनके पास फॉल्स फीट होता है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। आपने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा बच्चों इसी के अंदर आता है। तो इस तरह से देखिए ये फॉल्स फीट है। ठीक है, इस तरह से ये फॉल्स फीट है, लगातार ये बढ़ सकता है। ठीक है, इनके जो मैराइन फॉर्म्स होते हैं बच्चों, जो मैराइन में रहते हैं उनके पास सिलिका के शेल्स भी होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? सिलिका के, जैसे क्राइसोफाइट्स के पास प्रेजेंट थी। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या है? एंट अमीबा, जो कि एज अ पैरासाइट काम करता है। एंट अमीबा, जिस अमीबा की हम लोग बात कर रहे थे वही। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो एज अ पैरासाइट रहेंगे। इनके पास बच्चों नाम से पता चल रहा है क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? पेपर में कई बार आया है, तो इसका एग्जांपल है ट्राइपेनजोमा। ट्राइपेनजोमा, यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा बच्चों, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राइपेनजोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये तो बात हो गई किसकी? फ्लैजिलेटेड की। नेक्स्ट है सिलिएटेड। अगला है बच्चों सिलिएटेड। देखिए सिलिएटेड में ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको एक्वेटिक दिखेंगे। ठीक है, एक्टिवली मूविंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिव मूवमेंट करते हैं ऑफ कोर्स, जैसे क्राइसोफाइट्स के पास फ्लैजिला नहीं था तो वो पैसिवली मूव कर रहे थे। यहां पे सिलिएटेड है, इनकी एक्टिवली मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है? सीलिया है। एक चीज आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सिलिएटेड का जो एग्जांपल है बच्चों वो है पैरामेशियम। पैरामेशियम का ये डायग्राम है। इनके पास बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं एक पॉकेट जैसा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां पे एक पॉकेट जैसी चीज होती है जिसको हम गलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलेट। और यहीं से ये अपना खाना खाने को क्या करते हैं? एंगल्फ करते हैं। ठीक है, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ऑन देयर सरफेस ओवर देयर, यहां पे, और यही हेल्प करते हैं इनके मूवमेंट में। सो एग्जाम्पल क्या मैंने बताया इसका? सिलिएटेड का पैरामेशियम बच्चों। ठीक है, पैरामेशियम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। लास्ट है बच्चों स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल बच्चों। तो स्पोरोजोन्स के लाइफ में एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है बच्चों। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आप याद रखिए, ये बच्चों मलेरिया कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। क्लास 12th में जो डिजीज वाला चैप्टर है वहां पे आपको इसकी पूरी साइकिल पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़नी है? साइकिल पढ़नी है। तो फाइनली हम लोगों ने प्रोटिस्टा को भी फिनिश कर लिया है और अब बारी है फंजाई पढ़ने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंजाई को। सो नेक्स्ट किंगडम इज फंजाई। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो ये आपको हेट्रोट्रॉफिक मिलेंगे। ठीक है, फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई ग्रुप को किसने बनाया था बच्चों? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। फंजाई ग्रुप को किसने क्रिएट किया था? तो वो थे कौन? आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर ने प्लांट किंगडम से निकाल करके फंजाई को अलग किंगडम बनाया था। हेट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स। पैरासिटिक हो सकते हैं, जैसे कि व्हाइट स्पॉट जो मस्टर्ड लीव्स पे आ जाते हैं। ठीक है, वीट रस्ट कॉज करते हैं। सिम्बायोटिक हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। ठीक है, माइक्रोजिया। ये दो एग्जांपल आपको सिम्बायोटिक के भी मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, वैसे हमने सेपरेटली मोनेरा के लिए अलग से वीडियो क्रिएट कर रखा है। अगर आपको केवल इंडिविजुअल टॉपिक देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये वन शॉट है, इसमें मैं आपको एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा 100 MCQs का, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। जो बच्चे इसको देख रहे हैं 100 MCQ को जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन।
कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि हर जगह पाए जाते हैं, और जो टेम्परेचर को सूट करता है वो करता है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस होता है, जैसा आपने देखा था नॉस्ट्रोक के साथ। ठीक है, ईस्ट को छोड़ करके बच्चों सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूनिसेलुलर कौन है, मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन फंजाई में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म यहां पे आपको मिलेगा जो कि यूनिसेलुलर है, विच इज द ईस्ट। ये वही ईस्ट है जिसको आप क्लास 10th में रेस्पिरेशन में है ना पढ़ते थे। अब इनके स्ट्रक्चर को बच्चों अगर आप देखोगे तो इस तरह से धागे की तरह ये फैले रहते हैं ऐसे। ठीक है, धागे की तरह फैले रहते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, और ये जो माइसीलियम है बच्चों, ये छोटे छोटे धागों का बना है। इन छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी। तो माइसीलियम क्या है बच्चों, माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफी। माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफी। माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो छोटे छोटे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये सब हाइफी है, और ये पूरा स्ट्रक्चर कलेक्टिवली क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है बच्चों। अब अगर इस हाइफी को हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमको इस दो तरह के हाइफी नजर आते हैं बच्चों। एक हाइफी है जिसमें आपको इस तरह से यहां पे वॉल नजर आएगा। इस वॉल को यहां पे हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। इसलिए इस तरह के हाइफी को हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। और कुछ हाइफी बच्चों आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ये सेप्टा एब्सेंट होंगे। सेप्टा क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और आपको एक साथ सारे न्यूक्लियस एक साथ नजर आएंगे। ऐसे कंडीशन को बोलेंगे एसेप्टेट। और क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन आ जाती है, हमको एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कंडीशन क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। तो हाइफी दो तरह के होंगे, एक होंगे सेप्टेट और एक होंगे एसेप्टेट। और अगर एसेप्टेट आएगा तो सिनोसिटिक की कंडीशन भी साथ में आ जाती है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। इनके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों हम लोग फंजाई के, तो रिप्रोडक्शन के 3 तरीके आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बच्चों आपको 3 तरीके मिलेंगे। पहला फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है, बॉडी के कई सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। फिजन, फिजन में आपको पता है एक बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो आगे और डिवाइड होते जाएंगे। बडिंग में क्या होता है बच्चों, बडिंग में उसके ऊपर एक बड निकलती है और वो बाद में अलग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बच्चों हमको चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे कुछ स्पेशल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर। कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए बच्चों आप इन स्पोर्स को पहले अच्छे से समझ लीजिए। एसेक्सुअल स्पोर में हमको कोनिडिया मिल जाएगा और मिल जाएगा स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या, स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर में ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स मिल जाते हैं बच्चों। अब सवाल यह आता है कि ये स्पोर्स बनते कहां पे हैं। तो ये जो माइसीलियम होता है बच्चों, इन माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी, जैसा कि आपने स्लाइम वुड्स में देखा था, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होते हैं और ये स्पोर्स इसी फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं बच्चों, सेम जैसे हमने स्लाइम वुड्स के अंदर देखा था। ठीक है, तो आपको इन स्पोर्स के नाम जरूर याद रखने हैं ताकि आपको आगे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर। आइए इसको अब डायग्राम से भी समझते हैं। जैसे एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बच्चों, जैसे हमने क्या बताया, कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है। सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो बेसिडियोस्पोर हो सकता है और एस्कोस्पोर हो सकता है। अब यहां पे आप चीज का ध्यान दीजिए, कोनिडियो में आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्स है बच्चों
वो कॉनिडियोफोर के बाहर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर में भी क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, मेन बॉडी के बाहर बन रहे हैं। ऐसे को हम बोलते हैं एक्सोजीनस। क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस बोलते हैं। वहीं अगर आप स्पोरेंजियोस्पोर को देखोगे तो स्पोर जो होता है बच्चों, वो देखिए इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आउटसाइड द बॉडी ना होकर के इनसाइड द बन रहे हैं। और एस्को स्पोर को भी देखेंगे तो ये भी अंदर की तरफ बन रहे हैं। ऐसे स्पोर्स को हम एंडोजीनस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सोजीनस है और कौन सा एंडोजीनस है, ठीक। इनके पास बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत सिंपल सा है। देखिए, ये इनके स्पोर्स निकल जाते हैं और स्पोर वापस से इंडिविजुअल बन जाते हैं, वापस से नए फंगस बन जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा इनका साइकिल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चों, तो यहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस माइसीलियम से देखिए यहां पे एक गैमेट आया, इस माइसीलियम से यहां पे एक गैमेट आया, दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं। तो जैसे बच्चों जब दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो पहले इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। पहले क्या फ्यूज होता है? इनके साइटोप्लाज्म। और इस स्टेज को हम बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगेमी, ठीक है। यहां पे आपको दो सेपरेट न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। इसी फेस को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेस और स्ट्रक्चर को बोलेंगे डाइकैरियन। आगे होता है बच्चों ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, n+n से बन जाते हैं 2n और फाइनली इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ये भी नीट पे पूछ चुका है बच्चों, ठीक है, कि कैरियोगेमी स्टेज में क्या होता है। फाइनली इस जाइगोट के अंदर क्या होगा बच्चों? स्पोर बनेंगे और मियोसिस करके क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। तो ये देखिए तीसरा स्टेप क्या है? मियोसिस। स्पोर बाहर रिलीज हुए और स्पोर से वापस क्या बन गए? माइसीलियम बन गया। तो दिस इज अ परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल इन फंजाई। अब हमको यह ध्यान रखना है कि फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, किसको बेसिस बनाया गया है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है, एसेप्टेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है, कैसा है? फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, एसेक्सुअल है। इन चीजों को ध्यान रख करके फंजाई को क्लासिफाई किया गया है बच्चों कुछ ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं बच्चों। फंजाई को हमने दो कैटेगरी में बांटा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके पास है बच्चों, उनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जहां पे एसेप्टेट माइसीलियम है और जहां पे सेप्टेट माइसीलियम है। एसेप्टेट माइसीलियम एक ही में प्रेजेंट है, फाइकोमाइसिटीज, और सेप्टेट माइसीलियम दो में प्रेजेंट है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। जिनके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता वो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अब बच्चों हमको फाइनली चार ग्रुप्स को पढ़ना है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आइए बारी बारी से इन चारों को पढ़ते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज की बात करें बच्चों अगर, तो दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहां पे मिलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं बच्चों। ये डिकेइंग वुड, जो लकड़ी एकदम सड़ सा गल सा रहा होगा, वहां प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं बच्चों? जो एज अ पैरासाइट ही सरवाइव कर सकते हैं। अगर पैरासाइट नहीं रहेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे वायरस, वायरस भी क्या है बच्चों? एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। इनके माइसीलियम की बात करें बच्चों, तो हमने अभी अभी पढ़ा ये एसेप्टेट माइसीलियम होता है, और जहां पे एसेप्टेट आता है बच्चों, वहां पे सिनोसिटिक मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन भी
अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो हमने बात कर ली इनके हैबिटेट की और माइसीलियम की। अब बात करते हैं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों इनके पास स्पोरेंजियोस्पोर होता है, और देखिए इस स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर स्पोर बन रहा है, मतलब ये कैसे हैं, एंडोजीनस है। इनके स्पोर्स कैसे हैं बच्चों, एंडोजीनस है। अब इनके पास जो स्पोर बनते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक मोटाइल जिनको हम ज़ूस्पोर कह देते हैं, और एक नॉन मोटाइल जिनको हम एप्लेनोस्पोर कह देते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, एसेक्सुअल स्पोर्स की। ठीक है, जो कि स्पोरेंजियम में होता है। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो इनके पास तीन तरह के गैमेट्स हो सकते हैं। पहला आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है बच्चों, सेम साइज के गैमेट्स होते हैं। कैसे, सेम साइज के, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये सेम साइज के गैमेट्स है। दूसरा जो टाइप है वो है एन आइसोगैमस। क्या, एन आइसोगैमस, जिसमें साइज डिफर करता है। साइज क्या करता है बच्चों, डिफर करता है। देखिए अलग अलग साइज का है, एक बड़ा साइज का है, एक छोटा साइज का है। तीसरा जो है बच्चों वो है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होगा बच्चों, साइज डिफर करेगी। जो मेल गैमेट होगा, ठीक है, उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, जो फीमेल गैमेट है उसके पास बच्चों फ्लैजिला नहीं होगा और वो क्या होगी, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होगा। तो ये तीन तरह के गैमेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साइकिल को हम डिटेल में देख चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, चाहे आइसो हो, चाहे एनाइसो हो, चाहे ऊगैमस हो। उसके बाद बच्चों जाइगोट बनता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जाइगोस्पोर। इसके अंदर बच्चों स्पोर्स बनते हैं म्यूसिस करके, और फाइनली ये स्पोर बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग फाइकोमाइसिटिस की, तो म्यूकर, राइजोपस, जिसका हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्ब्यूगो, ठीक है, जो कि है मस्टर्ड पैरासाइट। मस्टर्ड पैरासाइट। तो ये तीन एग्जाम्पल बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट फंजाई है बच्चों हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बच्चों हम लोग सैक फंजाई भी कह देते हैं। ठीक है, बात करें इनकी तो ये मोस्टली बच्चों मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। और हमने ईस्ट की बात की थी बच्चों, तो ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है वो इसी एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ये आपको सैप्रोफिटिक मिल जाएंगे, डिकम्पोजर्स मिल जाएंगे, पैरासिटिक के फॉर्म में मिल जाएंगे, और कॉप्रोफिलस मिल जाएंगे। कॉप्रोफिलस का मतलब है जो फीड करते हैं, फीड ऑन काउ डंक, फीड ऑन काउ डंक पे। तीन तरह के इनके पास भी रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। और एसेक्सुअल में बच्चों इनके पास होता है कॉनिडिया, कॉनिडियो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, विच इज एक्सोजीनस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्कोस्पोर्स होते हैं एस्कोकार्प के अंदर। ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर है इसको एस्कस बोला जाता है। इसके अंदर ये देखिए एस्कोस्पोर बन रहा है। ठीक है, बाकी साइकिल अब हम लोग पहले कर चुके हैं, तो साइकिल बार बार करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इनका एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। So this is all about the Ascomycetes. नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें बहुत फेमस मशरूम देखने को मिल जाएगा, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। दीज आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। ये आपको बच्चों सॉइल में ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। लॉक्स जो लकड़ी का गट्ठा होता है, ट्री स्टम्प्स, और कई बार एज अ पैरासाइट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, माइसीलियम की बात करें बच्चों तो माइसीलियम इनका कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, केवल फाइकोमाइसिट्स ही ए सेप्टेट था, बाकी सारे आपको कैसे दिखेंगे, सेप्टेट दिखेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय ओनली फ्रेगमेंटेशन मेथड। ठीक है,
एसेक्सुअल स्पोर बच्चों यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सीधे अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन इनके पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे होता है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सेक्स ऑर्गन? समझिए, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों। इनका ये जो माइसीलियम है, दोनों माइसीलियम ही आपस में फ्यूज कर जाते हैं और बनाते हैं डाइकैरियन, मतलब कि न्यूक्लियस अलग अलग है लेकिन बॉडी फ्यूज हो चुकी है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है। उसके बाद ये बॉडी फाइनली कैरियोगेमी करते हुए बाद में इनकी बॉडी का जो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और साथ में म्यूसिस भी करके ये फ्रूटिंग बॉडी अपने ऊपर तैयार करते हैं, जिसको हम बेसिडियोस्पोर बोलेंगे, विच इज एक्सोजीनस। और ये स्पोर बनाते हैं और बाद में ये बॉडी दोबारा से एक नया माइसीलियम तैयार कर लेता है। ठीक है, तो यहां पे बिना गैमेट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड दिस बेसिडियोस्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर। एग्जाम्पल की बात करें तो एगेरिकस, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मशरूम को बोला जाता है, तो कई बार पेपर में एगेरिकस के ही फॉर्म में आ जाएगा। यूस्टिलैगो, स्मट एंड प्यूसिनिया, जिसको हम रस्ट फंगस भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों कि अब हम आगे बढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बाद डिटेरोमाइसिटीज के बारे में। सो फंजाई में लास्ट ग्रुप है बच्चों डिटेरोमाइसिटीज, विच इज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके पास कैसा है बच्चों, बाय फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन कोनिडिया से होता है, सेम एज फाइकोमाइसिटीज। माइसीलियम की बात करें तो इनके पास ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम है। फिर से मैं बता रहा हूं, ए सेप्टेट केवल फाइकोमाइसिटीज के पास है, सबके पास सेप्टेट है। ठीक है, ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और मेनली डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, जो स्टूल की जो चीजें होती हैं वो उसको लिटर कहते हैं, डिकम्पोज उनको करने में हेल्प करते हैं, और मिनरल रिसाइकलिंग में इनका बच्चों भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स को जहां पे हम ये नहीं पता कर पाते कि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं, उसको कई बार हम क्या करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बाद में पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, फाइनली उसको हम डिटेरोमाइसिटीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है बच्चों यहाँ पे इसके, अल्टरनेरिया, कोलोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है फंजाई ग्रुप बच्चों। अब 3 किंगडम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई किंगडम। आगे के जो 2 किंगडम में बच्चों, प्लांट और एनिमल को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए एक सेपरेट चैप्टर है। लेकिन अब हम वो ग्रुप पढ़ेंगे बच्चों जिनको कहीं पे भी जगह नहीं मिली, किसी भी क्लासिफिकेशन में भी जगह नहीं मिली बच्चों, जिनको हम कहते हैं वायरस, वायरॉइड्स। ठीक है, तो आइए अब उन ग्रुप्स को पढ़ लेते हैं जो कि किसी भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं पाए। तो अब बच्चों हम कुछ उन ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे वायरस, वायरॉइड्स, हम पढ़ेंगे प्रियॉन्स और पढ़ेंगे लाइकेंस को, जिनको कहीं पे जगह नहीं मिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहां से, लाइकेंस से, वायरस से स्टार्ट करते हैं। तो वायरस क्या होते हैं बच्चों, वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग, मतलब कि अगर ये बॉडी के बाहर है, अकेले हैं, तब तक बच्चों ये नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन जैसे ये बॉडी में आते हैं, दूसरे की बॉडी के मशीनरी को एक्सेप्ट करते हैं और लिविंग बन जाते हैं, और होस्ट को यहां तक कि किल भी कर सकते हैं। इनके पास कोई सेल नहीं होता, दे आर ए सेलुलर। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मैंने आपको समझाया भी कि जो एज अ पैरासाइट ही सरवाइव करते हैं उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड द सेल कैसे हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनका,
ठीक है, और बॉडी के अंदर आते ही इनसाइड लिविंग सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किल द होस्ट। तो ये है वायरस के बारे में। वायरस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों उनकी डिस्कवरी के बारे में कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं जो वायरस के बारे में बताते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डीजे इवानोविस्की। डीजे इवानोविस्की 1892 में उन्होंने टर्म दिया वायरस। इस टर्म का मतलब क्या था? वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, ये स्टडी कर रहे थे टोबैको प्लांट को। टोबैको प्लांट में इस तरह से कुछ स्पॉट्स आ जाते थे, इसको स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करके एक बैक्टीरिया फिल्टर में डाला। किसमें? बैक्टीरिया फिल्टर में। लेकिन क्या हुआ कि ये यहां से पास कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, जिससे इनको ये समझ में आया कि ये जो डिजीज कॉजिंग यहाँ पे पैथोजन है ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, इसलिए बैक्टीरिया फिल्टर को पास कर गए। तब इन्होंने कंक्लूड किया कि वायरस आर द स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों कौन आया? इसके बाद आता है कौन? नेक्स्ट है एमडब्ल्यू बिजरनिक। एमडब्ल्यू बिजरनिक, आइए इसको भी समझते हैं। 1898 में बिजरनिक साहब आते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये जो टोबैको प्लांट, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी क्या किया, इसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया और फाइनली इस फ्लूइड को एक अच्छे प्लांट में जाके दोबारा इन्फेक्ट किया। और क्या देखते हैं कि जो अच्छा था, है ना, गुड प्लांट था, वो भी क्या हो गया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तब जाकर के इन्होंने इस फ्लूइड को क्या बोला? कंटेजिनम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला बच्चों। लास्ट में आते हैं एमडब्ल्यू स्टैनले। इन्होंने भी हमको वायरस के बारे में कुछ बातें बताई। उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है कि ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी डिस्कवरी हुई वायरस की। आगे इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों, तो वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इनका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि डीएनए और आरएनए, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर होता है किससे? प्रोटीन से। किससे कवर होता है? प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। बारी बारी से अब हम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की स्टडी करते हैं बच्चों। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा कोई वायरस नहीं जिसके पास दोनों हो, डीएनए और आरएनए दोनों, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब वायरस, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? देखिए, अगर केवल एक ही स्ट्रैंड हो, अगर केवल एक ही स्ट्रैंड हो तो बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड आ जाए ऐसे तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों ये डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड दिखेंगे आपको। तो प्लांट को इन्फेक्ट करने वायरस बच्चों कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। और इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं उनके पास तीन ऑप्शन है: सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये पेपर में बच्चों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनके प्रोटीन कोड की। तो प्रोटीन कोड की अगर हम बात करें तो
प्रोटीन कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रोटीन कोट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, कॉल्ड कैप्सिड। और ये कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और ये देखिए, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा डीएनए है या आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए को कौन कवर कर रहा है, ये देखिए, ये कौन कवर कर रहा है, प्रोटीन कवर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस का है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस का है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर, एक और डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको हेड दिख रहा है, ये जो आपको हेड दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे ऊपर क्या है, कैप्सिड है, क्या है, कैप्सिड है। और इसके अंदर बच्चों डीएनए या आरएनए होगा, इसके अंदर डीएनए या आरएनए होगा। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कॉलर, ठीक है, और एक ये दिख रहा होगा शीथ। ये जो शीथ है बच्चों, यहीं से ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर करता है, इस शीथ से, ठीक है, किससे, शीथ से ये ट्रांसफर करता है। बाकी टेल फाइबर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो कई बार पेपर में यही पूछ लेता है कि डायग्राम किसका है, बैक्टीरियोफाज का है। अब कुछ डिजीज आपको ध्यान रखने हैं। वायरस कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स, जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, जो कि सबको पता होगा। प्लांट्स में बच्चों कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, है ना, लीफ रोलिंग, जो कर्ल हो जाते हैं लीफ, येलो कलर के हो जाते हैं, है ना, और स्टंटेड ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह की बीमारियां ये वायरस एनिमल और प्लांट में कॉज करते हैं। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स जो होते हैं बच्चों, ये वायरस से थोड़े छोटे होते हैं। दे आर ऑल्सो इन्फेक्शियस बट स्मॉलर देन वायरस। एक और चीज ध्यान देने वाली है, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है, स्मॉलर देन वायरस। हैव फ्री आरएनए, मतलब कि बच्चों इनके पास प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन कोट नहीं होता, इनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए प्रेजेंट है, फ्री आरएनए प्रेजेंट है, लैक प्रोटीन कोट। ये दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं वायरस और वायरॉइड्स के बीच में, ठीक है। तीसरा डिफरेंस आप ये बता सकते हैं कि जो आरएनए वायरॉइड के पास होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ये तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं वायरस और वायरॉइड्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था, टीओ डाइनर ने, ठीक है। ये भी इस पे किस पे स्टडी कर रहे थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पे काम कर रहे थे, वहां पे ही ये वायरस मिला था, ठीक है। वाइल स्टडिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के टाइम पे ये मिला था, 1971 में इसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों, वायरॉइड्स की, ठीक है। तो तीन डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में। वायरस से छोटे होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं होता, और यहाँ का जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है, डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास यहाँ पे प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन्स की बात करते हैं फटाफट। तो ये भी इन्फेक्शियस होते हैं बच्चों। इनके पास खास बात क्या है कि इनके पास, वायरस के पास क्या था, वायरस के पास प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल दोनों था। प्रियॉन्स के वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं था। अब यहां पे जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, यहां पे केवल क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, वो भी कैसा, एबनॉर्मली फोल्डेड, एबनॉर्मली, अजीबोगरीब तरीके से फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट है, और यही डिजीज कॉज कर देता है। नो डीएनए, नो आरएनए इज प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिजीज, ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है बच्चों, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बात, वायरस के बराबर होता है, ठीक है, मतलब वायरॉइड से क्या हो गया, वायरॉइड से बड़ा हो गया, वायरस से वायरस के बराबर हो गया। तो
काउ में एक डिजीज कॉज करता है ये मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, जिसको शॉर्ट में हम दूसरा इसका एक और नाम है बोवाइन स्पंजी पैथोलॉजी। सॉरी, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इस बीएससी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, बोवाइन स्पंजी एनसेफलोपैथी, ठीक है। ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकब डिजीज। ये भी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज ही होता है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियॉन्स। सो वी हैव नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज लाइकेंस। लाइकेंस बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। आपको ये दोनों इस तरह से कंबाइन होते हुए दिखेंगे कि आपको लाइकेन में दोनों अलग से नजर ही नहीं आएंगे कि एल्गी कहां पे और फंजाई कहां पे है। इसमें जो एल्गी कंपोनेंट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंगाई कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। एल्गी जो होता है बच्चों वो खाना तैयार करता है, प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और इसके बदले में फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर एल्गल पार्टनर। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये बच्चों कि ये पॉल्यूशन जहां पे होता है वहां पे ग्रो नहीं करते, देयरफॉर दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। तो आई होप आपको लाइकेन भी समझ में आ गया होगा। फाइनली हमने पूरी तरह से चैप्टर को खत्म कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वन शॉट लेक्चर। बहुत जल्द हम अगली वीडियो में बच्चों 100 MCQs इस चैप्टर पे लाने वाले हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है। और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करिए। थैंक यू।